हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी। 16 से 20 दिसंबर तक होगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। विवादों में रही जेएसएससी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से जारी रिजल्ट में निर्धारित पद से 10% अधिक अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। चयनित अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 16 से 20 दिसंबर के बीच किया जाएगा। आयोग ने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए प्रतिदिन सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक का समय तय किया है। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय और तिथि पर प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। इसके लिए उक्त तिथि के लिए अभ्यर्थियों का रोल नंबर जारी कर दिया गया है। परीक्षा का विस्तृत रिजल्ट आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 सितंबर को झारखंड स्नातक पात्रता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीजीएल 2023 आयोजित की थी, जिसमें प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत कर छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। इस परीक्षा में आयोग को 6,39,900 अभ्यर्थियों से वैध आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3,04,769 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा आयोजित करने के लिए जेएसएससी ने 24 जिलों में 823 परीक्षा केंद्र बनाए थे। हो गया खुलासा, हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस से होंगे 4 मंत्री। झारखंड में गुरुवार को हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इस मंत्रिमंडल में झामुमो, कांग्रेस और राजद से कौन कौन विधायक मंत्री बनेंगे, इसको लेकर कयासों का दौर अभी भी जारी है। मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने रांची पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कौन विधायक मंत्री बनेंगे, यह बताने का अधिकार राजभवन को है। कांग्रेस कोटे से मंत्री बनने वाले विधायकों के नाम कांग्रेस बुधवार रात मुख्यमंत्री को भेजेगी, जहां से इसे राजभवन भेजा जाएगा। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस कोटे से बनने वाले मंत्रियों में क्षेत्रीय, जाति, लिंग, अनुभव और युवा सभी का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता और विधायक दल के उपनेता सचेतक का नाम भी तय किया जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि इस बार भी कांग्रेस कोटे से कल 4 मंत्री शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस विधायक दल का नेता कोई मंत्री नहीं होगा, बल्कि अलग और अनुभवी विधायक को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्व में जो भी विभाग कांग्रेस के पास था, वही विभाग इस बार भी पार्टी कोटे से चुने गए मंत्रियों के पास रहेगा। दिल्ली से रांची लौटे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पूर्व से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए मंत्री बनने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों का समावेश होगा। कांग्रेस कोटे से मंत्री बनने वालों में अभी जो नाम सबसे आगे हैं, उनमें डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह, अनूप सिंह और नमन विकसल कोंगाड़ी शामिल हैं। झारखंड सरकार की पहल से मलेशिया से लौटेंगे राज्य के 50 श्रमिक, बकाया वेतन भी दिलाया गया। झारखंड के कामगारों और श्रमिकों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर एक बार फिर विदेश में फंसे 50 झारखंडी कामगारों को वापस उनके घर और गांव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगामी 11 से 18 दिसंबर तक सभी कामगार झारखंड लौट आएंगे। इसके लिए जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। झारखंडी कामगारों के मलेशिया की लीड मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत 70 कामगारों के फंसे होने की शिकायत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को 24 सितंबर 2024 को प्राप्त हुई। बताया गया कि कामगारों का 4 महीने से वेतन लंबित है। उन्हें भोजन की अनुपलब्धता और वतन वापसी की समस्याएं सामने आ रही हैं। मामले की जानकारी जब मुख्यमंत्री को हुई तब तक चुनाव होने की घोषणा हो चुकी थी।
जिस कारण इनकी वापसी की प्रक्रिया धीमी हो गई थी। लेकिन चुनाव समाप्त होने और नई सरकार गठन के बाद अब कामगारों की स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया है। 70 कामगारों में से 50 कामगार झारखंड के हैं एवं अन्य दूसरे प्रदेशों के रहने वाले हैं। लोगों को परेशान करने के लिए काटे जा रहे हैं ट्रैफिक चालान। रांची विधायक सीपी सिंह का आरोप। रांची विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार अब जनता को परेशान कर राजस्व जुटाने में लगी है। रांची के सैकड़ों लोगों ने उनसे शिकायत की है कि मामूली गलती पर भी धड़ाधड़ ऑनलाइन ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं। किसी को 9, किसी को 12 चालान। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें 15 से 20 हजार रुपए तक का चालान अब तक मिल चुका है। सिंह ने कहा, सवाल उठता है कि क्या केवल कचहरी चौक, किशोरगंज चौक, रातू रोड चौक जैसे कुछ इलाकों को चिन्हित कर ही चालान काटे जा रहे हैं या फिर रतन टॉकीज, करबला चौक और कांटाटोली चौक पर भी ऐसे ही चालान काटे जा रहे हैं। यह सरकार का जनता पर सीधा हमला है। अगर सरकार को राजस्व चाहिए तो पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से काम करे, न कि जनता को लूटने का यह घटिया तरीका अपनाए। जनता सब देख रही है। कला महोत्सव 2024 से 25 का समापन। 6 कला विधाओं में स्टूडेंट किए गए पुरस्कृत। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला महोत्सव 2024 से 25 का बुधवार को समापन हो गया। 2 दिनों तक रातू का डायट कैंपस सांस्कृतिक विविधताओं के गौरव से सराबोर रहा। बुधवार को महोत्सव के अंतिम दिन कला महोत्सव के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। समापन सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेंदु तिग्गा शामिल हुए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेंग और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के उपनिदेशक प्रदीप चौबे भी उपस्थित थे। कुल 6 कला विधाओं में प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। नाट्य विधा में जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खूंटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। डीएवी पब्लिक स्कूल हजारीबाग को दूसरा और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय गुरा बांदा पूर्वी सिंहभूम को तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पारंपरिक कहानी वाचन में डीएवी पब्लिक स्कूल हजारीबाग को प्रथम स्थान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बुढ़मू रांची को दूसरा स्थान, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय लोहरदगा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जन्म के साथ ही छीन गई मां की ममता। परिवार वाले नवजात बच्ची को अस्पताल में छोड़कर भागे। कोयला नगरी धनबाद के एक निजी अस्पताल में शर्मसार करने वाली घटना हुई है। दरअसल अस्पताल में एक महिला का प्रसव हुआ था। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची को दुनिया में लाने के बाद मां चल बसी। उसके बाद नवजात बच्ची के पिता और परिवार के अन्य सदस्य शव अपने साथ लेकर चलते बने, लेकिन नवजात बच्ची को अस्पताल में ही छोड़ दिया। इधर प्रसूता की मौत के बाद नवजात बच्ची का लगातार स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद डालसा सचिव और सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अस्पताल पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई में जुट गए हैं। मैया सम्मान योजना में कोई असुविधा होती है तो भाजपा करेगी मदद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना में हो रही असुविधा को लेकर हेमंत सोरेन से आग्रह किया है। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि विशेष शिविर लगाकर इस योजना के फॉर्म भरवाई जाए। दरअसल इस महीने दिसंबर के 11 तारीख को मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त जारी की जाएगी। अब तक इस योजना से वंचित महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए महिलाओं को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। इसे देखते हुए बाबूलाल मरांडी ने यहां तक कह दिया कि इस काम में आपको जहां कहीं भी उनकी या भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग की जरूरत होगी तो हम सभी हाजिर रहेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से धनवार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर रहा हूं।
इस दौरान धनवार प्रखंड के कोड़ाडी, जगदीशपुर समेत 1 दर्जन से भी ज्यादा अन्य गांवों की अधिसंख्य महिलाओं ने अपनी समस्याओं को साझा किया। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि वे मनिया सम्मान योजना के लाभ से वे अब तक वंचित हैं। कई पात्र महिलाओं के फॉर्म भरे ही नहीं गए हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। मनिया योजना के भुगतान में भी भारी लापरवाही बरती जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसके अतिरिक्त वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन भी कई महीनों से लंबित है। राशन वितरण में भी भारी अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि धनवार विधानसभा क्षेत्र समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी विशेष शिविर का आयोजन कर मनिया सम्मान योजना से वंचित सभी महिलाओं के फॉर्म भरे जाएं और उन्हें योजना का भुगतान ससमय प्रदान किया जाए। बाबूलाल ने कहा कि इसके साथ ही लंबित पेंशन और राशन का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाओं को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े। रांची डीसी ने कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की, कई दिशा निर्देश जारी किए। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बुधवार को समाहरणालय में बैठक कर कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची संजय कुमार भगत, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। डीसी ने साइकिल वितरण, वित्तीय वर्ष 2024-25 प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, शहीद ग्राम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, कल्याण विभागीय छात्रावास, ST/SC अल्पसंख्यक के मरम्मति एवं जीर्णोद्धार की क्रमवार समीक्षा करते हुए संबंधित सभी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए। साइकिल वितरण वित्त वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का वितरण में तेजी लाने का निर्देश सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को देते हुए कहा कि छात्रों को विद्यालय आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए साइकिल वितरण में तेजी लाएं। डीसी ने छात्रवृत्ति प्री मैट्रिक वित्त वर्ष 2024-25 की समीक्षा करते हुए विद्यालय द्वारा ई कल्याण में पंजीकृत छात्र छात्राओं को अपने स्तर से अनुमोदन कराने के लिए सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान ससमय किया जा सके। सीएम हेमंत को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, एमपीएमएलए कोर्ट में सशरीर पेश होने के आदेश पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री को ईडी के समन की अवहेलना मामले में एमपीएमएलए कोर्ट में सशरीर पेश नहीं होना होगा। दरअसल इस मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सीएम की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में पक्ष रखा। फिलहाल हाईकोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 16 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। अधिवक्ता दीपांकर राय ने ईटीवी भारत को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया, हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल ईडी के समन की अवहेलना मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने उन्हें सशरीर पेश होने को कहा था। सीएम की ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसे 26 नवंबर को एमपीएमएलए कोर्ट ने खारिज करते हुए 4 दिसंबर को सशरीर पेशी का आदेश दिया था। इससे पूर्व ईडी के समन की अवहेलना मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। सीजेएम ने मामले को एमपीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। बता दें कि ईडी की ओर से 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। ईडी की दलील थी कि जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किए गए थे, लेकिन वह 8वें समन पर 20 जनवरी को और 10वें समन पर 31 जनवरी को एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए आए थे। लिहाजा शेष 8 समन की अवहेलना की गई थी। अब मनचलों की खैर नहीं,
रांची पुलिस तैयार कर रही है डोजियर। स्कूल कॉलेज कार्यस्थल से लेकर बाजार तक अक्सर महिलाएं और लड़कियां ईव टीजिंग का शिकार होती हैं। लेकिन अब ईव टीजिंग को अंजाम देने वाले मंचलों के लिए बेहद बुरी खबर है। रांची के थानों में ईव टीजिंग करने वाले शरारती तत्वों का डोजियर तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें थाने में हाजिरी लगवाई जाएगी। कामकाजी महिलाएं हो या फिर स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां या फिर घर से किसी काम को लेकर बाजार जाने वाली महिलाएं, सभी अक्सर मंचलों के फप्तियों का शिकार हो जाती हैं। कुछ मामले थानों तक पहुंचाते हैं, लेकिन अधिकांश लोकलाज के भय से पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अब रांची पुलिस ने ईव टीजिंग करने वाले मंचलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता की पहल पर ईव टीजिंग के आरोपियों की लिस्ट थानों में तैयार की जा रही है। इस लिस्ट में वैसे तमाम मंचलों के नाम होंगे जो अक्सर स्कूलों, कॉलेजों और बाजार में अपनी बाइक लगाकर लड़कियों पर टिप्पणियां करते नजर आते हैं। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि लिस्ट तैयार होने के बाद उसमें शामिल मंचलों से थाने में हाजिरी लगवाई जाएगी। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि सबसे पहले वैसे मंचलों की लिस्ट बनाई जा रही है जिनके खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से ईव टीजिंग के मामले दर्ज हैं। पुलिस वैसे मंचलों का पहले वेरिफिकेशन कर यह देखेगी कि फिलहाल उनकी किस तरह की गतिविधि है। अगर वे ईव टीजिंग में लिप्त पाए जाएंगे तो लिस्ट बनते ही उनसे थाना हाजिरी शुरू करवा दी जाएगी। हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार, शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच सियासत तेज, भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। मंत्रिपरिषद विस्तार की चल रही प्रक्रिया के बीच राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राजद 5 दिसंबर को राजभवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रही है और मंत्री बनाए जाने वाले विधायकों की सूची फाइनल कर राजभवन भेजने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पर मंत्री बनने की होड़ का आरोप लगाकर निशाना साध रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि मंत्री बनने की स्थिति ऐसी है कि एक अनार और 100 बीमार जैसी हो गई है। राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है जब अकेले मुख्यमंत्री ने शपथ ली है और एक सप्ताह बाद मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जा रहा है। ऐसे में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर अभी से घमासान दिखने लगा है। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा द्वारा उठाए गए सवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो पार्टी 13 दिन तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा कितनी हताश है और हार के कारण इस तरह का बयान जारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि मंत्रिपरिषद विस्तार के बारे में बोलने का भाजपा को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच बुधवार को देर शाम तक राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां चलती रहीं। 5 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे राजभवन स्थित फूलो झानो उद्यान में हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नवनियुक्त मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण योजना का दुकानदार संघ ने किया विरोध। फ्लाईओवर विकास के लिए सड़क किनारे 14 फीट का दायरा बढ़ाने के खिलाफ बहु बाजार दुकान संघ के सैकड़ों लोगों ने बहु बाजार चौक के सामने बुधवार को पथ निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लोगों ने कहा कि सैकड़ों दुकान तोड़कर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। इससे महीने भर सैकड़ों दुकानदारों ने बेरोजगार होकर घर में बैठे रहे। कांटाटोली से लेकर बहु बाजार तक फ्लाईओवर का निर्माण के लिए 25 फीट अधिग्रहण किया जा चुका है। अब सड़क किनारे 14 फीट पथ निर्माण विभाग द्वारा जमीन अधिग्रहण करने की मांग किया जा रहा है। इससे सभी दुकानदारों में आक्रोश है। दुकानदार संघ के अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण के लिए 11 फीट से 26 फीट दुकान तोड़ी गई। अब फ्लाईओवर का निर्माण भी हो चुका है। वर्तमान समय में कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण की योजना बनाई जा रही है।
पथ निर्माण के द्वारा सर्वे भी कराया जा रहा है और फिर 14 फीट दुकान तोड़ने की योजना बनाई जा रही है। यह योजना शुरू हुआ तो सभी दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। चैम्बर ने कहा, नगर निकाय चुनाव में वैकल्पिक मतगणना स्थल की व्यवस्था हो। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री से मुलाकात की। दोबारा पदभार ग्रहण करने के लिए उन्हें बधाई दी। साथ ही शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई। चैम्बर प्रतिनिधियों ने डीसी से नगर निकाय चुनाव में मतगणना के लिए वैकल्पिक स्थल का चयन करने का आग्रह किया। उन्होंने मतगणना कार्य के लिए पंडरा बाजार का अधिग्रहण नहीं करने से संबंधित झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने से व्यवसायियों को होने वाली परेशानियों की जानकारी दी। चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि राज्य में जब भी आम चुनाव होते हैं, चुनावी कार्य के लिए पंडरा कृषि बाजार समिति परिसर के बड़े हिस्से को 2 माह से अधिक समय के लिए खाली करा लिया जाता है। इससे व्यवसाय पूर्ण रूप से ठप हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चैम्बर की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को चुनावी कार्यों के लिए वैकल्पिक स्थान का चयन करने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन वर्ष 2019 व 2024 में संपन्न लोकसभा व विधानसभा चुनावों में इसका पालन नहीं किया गया, जबकि रांची के तत्कालीन डीसी ने नामकुम अंचल में ईवीएम वेयरहाउस बनाने की बात कही थी। उन्होंने डीसी मंजुनाथ भजंत्री से नगर निकाय चुनाव से पहले मतगणना के लिए वैकल्पिक स्थान का चयन करने का आग्रह किया, ताकि कृषि बाजार समिति पंडरा के व्यापारी बिना किसी व्यवधान के अपना व्यवसाय जारी रख सकें। इस पर डीसी ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। 2024 विधानसभा चुनाव में आजसू नहीं बचा पाई तीनों सीटिंग सीट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने अगर किसी दल को सबसे बड़ा झटका दिया है तो वो है आजसू, क्योंकि भाजपा के साथ गठबंधन के तहत 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी एकमात्र मांडू सीट ही जीत पाई। पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया होता अगर निर्मल महतो यह सीट नहीं जीतते। जीत भी ऐसी की रिकॉर्ड बन गया। महज 231 वोट के अंतर से इकलौती मांडू सीट आजसू की झोली में गई। खुद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली सीट से हार गए। उनके अलावा सीटिंग सीट रामगढ़ और गोमिया भी आजसू के हाथ से निकल गई। वहीं ईचागढ़, जुगसलाई, पाकुड़, मनोहरपुर और लोहरदगा में दूसरा स्थान हासिल करने के बावजूद आजसू के प्रत्याशी मुकाबले में नहीं दिखे। डुमरी में तो आजसू की यशोदा देवी तीसरे स्थान पर चली गईं। झारखंड की राजनीति में आजसू की पहचान किंग मेकर या सत्ता की करीबी के रूप में होती रही है। 2024 के नतीजे बता रहे हैं कि अब आजसू के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन कर सत्ता के सपने देख रही आजसू को जनता ने इस चुनाव में बुरी तरह से नकार दिया। सिल्ली से राजनीति के शीर्ष तक पहुंचे सुदेश महतो को फिर एक बार हार का सामना करना पड़ा। पलामू के चर्चित संतोष गुप्ता हत्याकांड की आरोपी की सड़क दुर्घटना में मौत। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के छतरपुर सीमेंट पाइप फैक्ट्री के पास NH 98 फोरलेन सड़क की सर्विस रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना मंगलवार की देर रात की बताई जाती है। मृतक की पहचान कवल गांव की रहने वाली बेबी सिंह के रूप में हुई है। वर्तमान में वह फैक्ट्री के पास मकान बनाकर रहती थी। जानकारी के अनुसार देर रात 45 वर्षीय बेबी सिंह घर से कुछ दूरी पर स्थित किराना दुकान से सामान खरीदकर वापस घर लौट रही थी। इस दौरान उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे वे बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। इसी दौरान किसी व्यक्ति की नज़र उन पर पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलावस्था में बेबी सिंह को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत देखते हुए महिला को मेदिनीनगर MMCH रेफर कर दिया। परिजनों ने मेदिनीनगर में डॉक्टर राहुल अग्रवाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया,
जहां इलाज के दौरान देर रात्रि को उनकी मौत हो गई। ओरमांझी गोलीबारी मामला, रंगदारी नहीं मिलने पर गैंगस्टर ने करवाई गोलीबारी, एक अपराधी गिरफ्तार। ओरमांझी में 12 दिन पहले जमीन कारोबारी के 2 कर्मचारियों को गोली मारकर घायल करने के मामले को रांची पुलिस ने सुलझा लिया है। इस घटना को जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के निर्देश पर उसके गुर्गों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को काके से गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटना में शामिल अन्य अपराधी फरार हैं। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। गिरफ्तार आरोपी जिशान शेख उर्फ रिक की काके सुकुर हुट्टू का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी रिक्की ने खुलासा किया है कि जमीन कारोबारी संजीव जसवाल ने ओरमांझी में 5 एकड़ जमीन ली है और उसकी प्लॉटिंग कर रहा है। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने उस जमीन पर जमीन कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, लेकिन संजीव ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि 22 नवंबर को ओरमांझी में बाइक सवार अपराधियों ने जमीन कारोबारी के कर्मचारी जावेद अंसारी और आजाद अंसारी को गोली मारकर घायल कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद सिल्ली डीएसपी अनुज उरांव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने जब जांच की तो पता चला कि गोलीबारी की घटना को कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गुर्गों ने अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने गिरोह के सदस्यों की जांच और तलाश शुरू कर दी। एसएसपी ने बताया कि इसी बीच मंगलवार को पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जीशान के घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने गिरोह के सदस्यों के बारे में कई अहम जानकारी दी है। पुलिस इसका सत्यापन भी कर रही है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि इस घटना को अंजाम देने में गैंगस्टर की पत्नी, परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी जीशान शेख ने गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के लिए शूटर की व्यवस्था की थी। सांसद ढुल्लू महतो ने संसद में उठाई रेल सेवा की मांग, कहा धनबाद वासियों को 5 शहरों के लिए मिले ट्रेन। सांसद ढुल्लू महतो ने संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। सांसद ने विशेष रूप से 4 प्रमुख मार्गों पर रेल सेवाओं की शुरुआत की मांग की। साथ ही क्षेत्र में रेल सेवाओं को बेहतर बनाने की भी बात रखी। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि धनबाद के नागरिकों को बेहतर यात्री रेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ढुल्लू महतो ने कहा कि वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए धनबाद से वैष्णो देवी के लिए एक सीधी रेल सेवा शुरू की जानी चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिले और उन्हें लंबी दूरी की यात्रा से बचने का अवसर मिले। वहीं इलाज के लिए जाने वाले मरीजों के लिए भी धनबाद से वेल्लोर तक रेल सेवा शुरू करने की मांग की, जिससे मरीजों को इलाज के लिए वेल्लोर जाने में कोई परेशानी न हो सके। इसके अलावा ढुल्लू महतो ने छात्रों और कामकाज के लोगों का भी ध्यान रखा। उन्होंने धनबाद से बेंगलोर और हैदराबाद के लिए रेल सेवा की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि धनबाद से कई संख्या में लोग पढ़ने या नौकरी करने जाते हैं। ज्यादातर हैदराबाद शहर में लोग मजदूरी करने जाते हैं, जिसके चलते बेंगलोर और हैदराबाद के लिए सीधा रेल सेवा शुरू करें। लोग इन प्रमुख शहरों तक आसानी से यात्रा कर सकें। ईस्टर्न रेलवे मेस यूनियन के चुनाव में रेल कर्मियों ने बढ़चढ़कर किया मतदान। पाकुड़ शाखा से 90% वोट मिलने का दावा। रेल कर्मचारियों के संघ की मान्यता के लिए बुधवार को पाकुड़ रेलवे स्टेशन में बूथ संख्या 28 में मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मतदान में रेल कर्मियों और पदाधिकारियों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक हावड़ा डिवीजन में कुल 28 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें पाकुड़ में नलहट्टी से गुमानी रेलवे स्टेशन में कार्यरत 1209 रेलकर्मी मतदान में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक रेल कर्मचारियों के कुल 5 संघ हैं, जिसकी मान्यता के लिए मतदान चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्व रेलवे कर्मचारी यूनियन, पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस,
पूर्व रेलवे मेंस यूनियन, पूर्व रेलवे तृणमूल मेंस कांग्रेस और पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ की मान्यता के लिए कर्मचारियों द्वारा मतदान किया जा रहा। इस संबंध में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के पाकुड़ शाखा अध्यक्ष अखिलेश कुमार चौबे ने बताया कि यह चुनाव भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के अस्तित्व का चुनाव है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसी भी तरह से संगठन को खत्म किया जाए, इसलिए साजिश के तहत 5 संगठनों को खड़ा किया गया है, जबकि शुरू से 2 संगठन ही सक्रिय हैं। अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है कि जिस संगठन को 35% मत मिलेंगे उसकी ही मान्यता रहेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन को 90% मत पाकुड़ शाखा से मिलेगा। वहीं संघ के सचिव संजय कुमार ओझा ने बताया कि बुधवार के मतदान में गुमानी से नलहट्टी के बीच पदस्थापित रेल कर्मियों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया है। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर आजिमगंज के सहायक अभियंता रवि शंकर को पोलिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि सुरक्षा को लेकर आरपीएफ के अधिकारी और जवान तैनात हैं। वहीं निष्पक्ष चुनाव कराने और निगरानी के लिए बनाए गए बूथों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।